नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ताज न्यूज़ और मेरा नाम है पवन सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार ताज न्यूज़ में मंथन कार्यक्रम में आगरा खंडपीठ के ऊपर एक सीरीज़ दिखा रहे हैं। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और हमारे बहुत ही सम्मानित विद्वान अधिवक्ता लोग इसमें हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं और वो लोग आने के बाद अपनी-अपनी राय इस विषय के बारे में रखते हैं। क्या-क्या गुज़रा है अभी तक, क्या-क्या हुआ है और क्या होना चाहिए और रहा है। यही सब तत्व रहते हैं जिन पर हम लोग मंथन करते हैं। मंथन शब्द अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जो हम लोगों को प्रेरणा देता है। अगर किसी को मथा जाता है, यहाँ तक कि दही को भी मथा जाता है तो घी निकल आता है। तो कहने की बात है कि को मथा जाएगा, अपने भावों को मथा जाएगा, हमारा चिंतन होगा और ख़ास तौर से अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता साहिबान लोगों से बातचीत होगी, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। इच्छा है, ख्वाहिश है, सपना है कि आगरा में खंडपीठ की स्थापना हो, लेकिन एक पीढ़ी तो लड़ते-लड़ते गुज़र चुकी है, दूसरी काफ़ी सीनियर है, तीसरी तैयार है, लेकिन नतीजा कब आएगा पता नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कल टीवी पर पूरी दुनिया ने एक दृश्य देखा था, बनारस में गंगा घाट पे बाबा के धाम का तरह से सब कुछ जीर्णोद्धार या उसे कहें कि उसकी बहुत ही नए रंग रूप सजावट से वहाँ की शुरुआत हुई थी और इसके पीछे एक ही बात थी कि वहाँ पर एक राजनीतिक शख्सियत है जो वहाँ से चुनाव लड़ती है। एक राजनीतिक ताकत है जो 1 मिनट के अंदर अगर कोई फैसला करती है तो वो वहाँ हो जाता है। अगर हम बीते दिनों में जाएँ, पीछे जाएँ तो हम देखते हैं कि 15-20 दिनों में लगातार एक बाढ़ सी आ गई है कि नए-नए कार्यक्रम, शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा अगर आप उस पर देखें तो कहीं न कहीं वो सब एक राजनीति से प्रेरित होता है। अपने क्षेत्र की जनता को दिखाने के लिए होता है, देखिए हम सब ये काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि पिछले 70 एक साल से खंडपीठ की वैधानिक मांग उसकी बात हो हर एक चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अपने घोषणा पत्र में मेरे को तो अब ये भी लगता है कि जो पम्पलेट चुनाव में छपा करते हैं, उसका मैटर माँगने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस होगी, उसके पास वही तैयार रहता होगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, आगरा खंडपीठ की स्थापना और बैराज। एक तो उसमें से चलो घट गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब चला गया, हम लोग नीचे से ही टाटा बाय-बाय करेंगे, लेकिन वो चला गया। इससे पहले कि हमारे आगरा से खंडपीठ के बारे में कोई ऐसी बात हो, हम लोग जागरण और चिंता करना चाहते हैं। चुनाव से पहले एक सटीक समय होता है कि हम अपने राजनीतिक जो हमारे व्यक्ति हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें एक बार कम से कम ये तो याद दिलाएँ कि पिछले कई चुनाव लड़ के और वो जीते या हारे हैं, इस मुद्दे पे ही हारे हैं कि वो हमें बैराज देंगे, खंडपीठ देंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देंगे, पता नहीं क्या-क्या देंगे। लेकिन वो मिलता नहीं है, सब लोग शांत हो जाते हैं, हमें कोई बताता है, हद से हद कोई बताता है, तो नाली, खरंजा और सड़क उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, दोबारा बन रही है। लेकिन ये क्या इसके लिए हमसे वोट माँगे जाते हैं? क्या इसी को विकास कहते हैं? कैसे हमारे आगरा के समाज का विकास होगा? कैसे हमारे समाज की अर्थव्यवस्था सुधरेगी? जब आगरा की अर्थव्यवस्था एक छोटी-सी अर्थव्यवस्था यहाँ करीब 50,000 आदमी अगर पड़ा रहेगा, उसपे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन्हीं सब बातों पे चिंतन करने के लिए, मंथन करने के लिए हम लोग हाज़िर हैं। आज मेरे साथ काफ़ी वरिष्ठ और अच्छे सुलझे हुए नामी अधिवक्ता लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय भाई सीनियर एडवोकेट हरिदत्त शर्मा जी से करना चाहूँगा। हरिदत्त भाई साहब स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन में। जैसा कि पिछली बार भी आपसे बात धन्यवाद हुई पवन थी, भाई। कल आपने ज़रूर मोदी जी का कार्यक्रम जी देखा होगा। आपको कैसा लगा कि जी। काश कोई ऐसा आगरा से भी लड़ा होता तो क्या होता? ये आगरे का दुर्भाग्य है। निश्चित तौर पर ये पिछले उसमें जब मैं एपिसोड में इसमें आया था तो पवन भाई मैंने इसका पिछला बैकग्राउंड थोड़ा सा दिया था कि ये हाई कोर्ट जब यहां से चला गया तो उसके बाद आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फिर से एक मांग उठी थी कि हाई कोर्ट आगरा का यहां से चला गया तो कम से कम उसका बेंच ही यहां दे दी जाए। और वो आंदोलन चलता रहा। उसके बाद इसमें ज्यादा उसमें नहीं जाता मैं। वर्ष 81 में डेलीगेशन मिसेस गांधी जी से मिला। उसके बाद जसवंत सिंह आयोग गठित हुआ और जसवंत सिंह आयोग ने जो सिफारिश की वो हाई कोर्ट बेंच की आगरा के लिए की।
आगरा को उन्होंने उसके लिए एक उपयुक्त स्थान माना। लेकिन दुर्भाग्य आगरे का ये रहा कि उस सब के इतनी बढ़िया रिपोर्ट आने के बावजूद भी हमारा जो पॉलिटिकल जो ताकत है वो इतनी नहीं रही कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो जाती। मैं आपको बता रहा हूं, यदि कहीं यही जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट मेरठ के फेवर में चली गई होती तो वहां की सशक्त लॉबी अब तक वहां हाईकोर्ट की बेंच स्थापित कब की करा चुकी होती। लेकिन आगरा में दुर्भाग्यवश ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हाँ, आगरे का दुर्भाग्य मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब संजय गांधी इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी को कुछ लोगों ने बहुत बुरा कहा, वो एक अलग राजनीतिक पहलू है, लेकिन संजय गांधी में दृढ़ इच्छा शक्ति इस बात की थी। आपको याद होगा पवन भाई, ये एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड, एक बहुत पतला सा रोड हुआ करता था। आज इस पर जो हम चलते हैं ये फोर लेन टाइप से जो हो गया, इतना चौड़ा हो गया, ये संजय गांधी ही की देन थी। संजय गांधी जी का ये प्लान था कि जहां जो जिस जगह जो संजय पैलेस, जो संजय प्लेस जो बना है, यहाँ सेंट्रल जेल हुआ करती थी, और ये था कि सेंट्रल जेल को हटा करके यहाँ पर आगरे को हरियाणा में मिलाकर आगरे को हरियाणा की राजधानी बनाना चाहते थे, और यहाँ सेक्रेटरिएट और ये विधानसभा वगैरह बनाना चाहते थे। और यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर आगरे में हरियाणा का हाई कोर्ट यहाँ बन जाता। लेकिन खैर, अब उस पर हम नहीं जाते क्योंकि वो एक युग का अंत हो गया। वो जो चीज थी वो हाथ से निकल गई। उसके बाद फिर जितने हमारे एमपीज हुए, हमने सोचा, राज बब्बर सरीखा एक शख्स भी यहां से एमपी हुए, वो अपने में एक शख्सियत थे, लेकिन जो भी यहां आए उन्होंने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की बात तो की, लेकिन किया कुछ नहीं। बल्कि इसके विपरीत ताजमहल के कारण यहां से सारे उद्योग चले गए। आज स्थिति यह है कि आगरा में उद्योग नाम की चीज नहीं बची है। कोयला चला नहीं सकते, पैठा उद्योग तो हमारा ठप पड़ा हुआ है, कोई इंडस्ट्री यहां नहीं चल रही टीटीजेड के कारण। और तो और जो व्हीकल्स हैं उनकी जो समय सीमा जो 15 साल निर्धारित की है टीटीजेड के कारण, वो 5 साल आगरा में एक्सटेंड भी नहीं हो रही। और जगह हो जाएगी, आगरा में नहीं होगी, वो कबाड़ हो गए। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में होती है तो उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप ये देखिए। कितना जो टीटीजेड के कारण जो इंडस्ट्रीज यहां नहीं लग पा रही हैं, ईंट के भट्टे यहां से चले गए, रोजगार यहां से चला गया, तो हमारे टूरिज्म को, ये होटल इंडस्ट्री जो है, इसको कितनी मदद मिलेगी, ये ऑटो वाले, रिक्शे वाले, इनको कितनी मदद मिलेगी, कितना रोजगार मिलेगा, इस तरफ किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। केवल आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, एक नारे के बतौर यूज करते हैं कि साहब आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन चुनने के बाद फिर किसी ने पलट कर नहीं देखा इस मत में कि साहब स्थापना की जाए या न की जाए। अभी इस वक्त ये प्राइम टाइम हमारे लिए है, क्योंकि इलेक्शन भी सर पर है, प्लस आगरे से चुने हुए एमपी इस वक्त विधि राज्य मंत्री भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। श्री एसपी सिंह बघेल एक सुलझे हुए आदमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है, और एक फंक्शन में जब मुलाकात हुई, मैंने पिछली बार भी कहा था, बॉल को केवल राजनेता एक गोल से एक से दूसरे को पास करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जब मुलायम सिंह जी थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां लिख करके देखे गए कि साहब आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, और मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं इसको प्रयास करूंगा, लेकिन वहां जाकर के सब भूल गए। कल्याण सिंह जी ने भी लिख करके दिया, मायावती ने भी इस बात को माना, लेकिन इस होता यह है कि जब आगरा में आते हैं, आगरा में बात करते हैं तो कहते हैं हाँ साहब होना चाहिए। जब मेरठ जाते हैं, या इलाहाबाद की लॉबी बहुत सशक्त है, जब वो वहां हड़ताल कर देती है तो कहते हैं हमने ऐसा नहीं कहा। तो समस्या तो ये सबसे बड़ी है। आज की तारीख में जब विधिराज मंत्री हमारे साथ हैं, हमारे पास है, अब उन्होंने एक बात ये कह दी कि साहब चीफ जस्टिस की सिफारिश चाहिए। मेरा अपना मानना है कि इसमें जसवंत सिंह आयोग ने जो सिफारिश की है,
उसके बाद इसमें चीफ जस्टिस की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से लॉ बना करके और हाई कोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में कर सकती है। लेकिन वो बॉल को एक पाले से दूसरे पाले में डालने की कहानी चलती आ रही है। मेरा एसपी सिंह बघेल साहब से बहुत विनम्र निवेदन है कि यदि वो ईमानदारी से ये इस मद में थोड़ा प्रयास करें तो निश्चित तौर पर ये प्राइम टाइम है जब हम हाई कोर्ट की बेंच को आगरा में स्थापित करा सकते हैं। ये तय मान लीजिए आज के सिनेरियो में भी यदि हम तय नहीं ये एस्टेब्लिश नहीं करा पाए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल में हम कुछ कर पाएंगे। सिवाय एक लकीर को पीटते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमारा आंदोलन भी कोई आंदोलन के रूप में फिर नहीं चल पाएगा। हमको अपने इस आंदोलन के साथ जनता को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इसमें वकीलों का हित, खाली वकीलों का हित नहीं है, बल्कि आम जनता का हित है, लिटिगेंट्स का हित है, आम रिक्शे वालों का हित है, होटल टूरिस्ट वालों का, ये होटल वालों का हित है, जितना भी टूरिज्म है उस सब का हित है, ये जितने चाय वाले हैं, खोखे वाले, पान वाले हैं, इन सब का हित है। तो इसमें ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इतना मिलेगा, इसका जवाब नहीं। कम से कम उस ताजमहल से कि ये जो हमारे ऊपर एक तरह से कारी छाया सी पड़ी हुई है, उससे कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा आगरा की जनता को। तो मेरा अपना मानना है कि प्राइम टाइम है जबकि हमको इस मद में मंथन करके अपने राजनेताओं से इस बात के लिए विवश करना चाहिए कि आप कैसे भी, हम नहीं जानते, हाई कोर्ट की बेंच को आगरा में स्थापित कराइए। जी दर्शकों, हमारे बीच में आज पहले तो मैं बता दूं, जो लोग हरिदत्त भाई साहब से, एडवोकेट हरिदत्त शर्मा जी से परिचित नहीं है, तो उनके साथ एक बड़ी लोकप्रिय बात जुड़ी हुई है, और वो ये है कि राम मंदिर से संबंधित जो मुकदमा था अडवाणी जी का और उमा भारती जी का, उसमें आप अधिवक्ता थे, उन्होंने इस केस को लड़ा। विद्युता की आगरा से कोई कमी नहीं है। बताया जाता है कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट में भी ये लिखा गया है कि आगरा का जो विद्युता का अधिवक्ता साहिबान जो लोग हैं, उनका स्तर काफी ऊंचा है। ये इससे भी प्रतीत होता है कि जो आगरा के समय-समय पर जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, वो जाके अपनी विद्युता का वो साबित करते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं। एक और विद्वान हमारे अधिवक्ता साथी अनिल तिवारी जी के पास जाऊँ, उनसे पहले मैं आप दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि हम सबका एक सपना होता है या एक हम लोगों का एक गौरवशाली इतिहास होता है। किसी-किसी खानदान में एक स्वतंत्रता सेनानी पैदा होता है और वो पीढ़ियाँ उस बात को कहती हैं। लेकिन हमारे आगरा में एक ऐसा भी परिवार है, वहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4 स्वतंत्रता सेनानी हैं। वो स्वयं में बहुत ही मेहनती हैं। गवर्नर के वो ओएसडी लीगल रहे हैं, और तो और जो जितने भी आज अधिवक्ता या आगरा आस-पास काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं तो 40% लोग तो उनके उनकी गाइडेंस से निकले होंगे, उन्होंने उनकी मदद की होगी, उन्हें पढ़ाया-लिखाया होगा, मदद की होगी। और उनका विश्वविद्यालय वगैरह इन सब से जो लीगल चीज़ें होती थी, बहुत ही अनुभवी हैं, सुलझे हुए हैं। इस समय अरविंद मिश्रा जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हम थोड़ा उनसे बात करते हैं, फिर मैं अनिल भाई के पास आऊँगा। अरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस खंडपीठ आंदोलन की तरफ? आप बहुत सीनियर हैं। पवन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। ये सौभाग्य आपने मुझे प्रदान किया कि मैं अपनी बात आपके माध्यम से आमजनों तक पहुंचा सकूं। जो बात आपने कही मैं उसी से शुरू करना चाहता हूं, कल के प्रोग्राम की बात। यद्यपि मैं इन प्रोग्रामों को बड़ी रुचि से नहीं देखता हूं और मैंने देखा भी नहीं कल के प्रोग्रामों को, लेकिन सुना जरूर है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत भव्यता से ये प्रोग्राम होना चाहिए। और जहाँ तक हिंदुओं की बात है, हिंदुओं के लिए एक गर्व का विषय है। वो बात अलग है कि उसको अन्यथा न लिया जाए कि भाई सेक्युलर और वो सारी राजनीतिक बातें इससे न जोड़ी जाए। सबसे मुख्य बात जहाँ तक बेंच की बात है, वो ये मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक मांग नहीं है वकीलों की या आगरा की जनता की, ये आवश्यकता है। सरकार हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट रखती है।
वेलफेयर स्टेट के नाते लीगल हेल्प करना और लॉ को डोर पे अवेलेबल कराना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में होती हैं कि न्याय सहज होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, स्पेशल एक्ट्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जमीन पे, धरती पे इस पे कुछ नहीं मिल पाता। आप देखिए, गांवों तक न्यायालय पहुंचाने की बात है, जिला तहसील स्तर तक न्यायालय पहुंचाने की बात है। दसियों वर्ष से ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन इनको कितना मूल रूप दिया गया है ये आप सबको विदित है। यही स्थिति हाई कोर्ट बेंच की है आगरा में। और हाई कोर्ट बेंच, जैसा मैंने कहा कि ये वकीलों की आवश्यकता नहीं बल्कि यहाँ की जनता की आवश्यकता है। और आगरा की ही जनता नहीं बल्कि आगरा के आसपास जितने भी इलाके हैं उन सब की आवश्यकता है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि इसको आगरा की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इधर स्थानीय जनता की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो एक बहुत बड़ा काम करेंगे और शायद सरकार पर इस बात का कोई प्रभाव पड़े। जनता को तो इतना एक मैसेज देना है कि भाई आप जो काम करना चाहते हैं वो आप कर देते हैं और उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचते। जैसे आपका ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर पे बनने की बात है, आगरा दसियों साल, मतलब 85 साल से, अब तो मैं कहूँगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग कर रहा है। हर तरीके से उपयुक्त है, बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए, हर तरीके से ये उपयुक्त जगह थी। लेकिन एक नई जगह जेवर ढूंढी गई क्योंकि वो दिल्ली के नजदीक थी। शायद अगर एक्सप्रेसवे पे भी लाना था तो आगरा मथुरा के बीच में अगर होती ये जगह, तो और भी बहुत से सिटीज को ये उतना ही आसानी से केटर कर सकती थी। और जो आर्ग्यूमेंट आगरा के लिए दिया जाता है कि भाई 2 घंटे में आगरा से वहां पहुंच सकते हैं, तो जेवर वाले भी और नोएडा वाले भी अगर वो दिल्ली नहीं जाना चाहते थे तो 2 घंटे में आगरा आ सकते थे। यही स्थिति हाईकोर्ट बेंच की है कि एक कमीशन रिपोर्ट के बावजूद उसको पहले तो लटका दिया गया, फिर उस पे कुतर्क वाली बातें कि अब ये रेलेवेंसी नहीं रही है, अब उत्तराखंड अलग बन गया। अरे भाई, आगरा की जनता, आगरा के आसपास के जिलों की जनता तो वहीं की वहीं है। आवश्यकता है एक राजनीतिक सोच की और एक इच्छा की, राजनीतिक दृढ़ इच्छा की। अगर यहाँ समझते हैं कि होना चाहिए या इनकी पॉलिसी है कि लोगों को न्याय मिले, तो वो न्याय मिलना चाहिए। जहां तक बेंचेस की बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आवश्यकता ही नहीं है। भाई, उत्तर प्रदेश से कहीं छोटी स्टेट्स में, मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा, महाराष्ट्र में मुंबई में है, पणजी में है, औरंगाबाद में है, नागपुर में है, 4 बेंचेस हैं। मद्रास में 2 हैं, मदुरई जैसे सिटी में। मदुरई, जहां तक वैसे बात है जनसंख्या और डेवलपमेंट की, तो आगरा से बहुत आगे मैं नहीं मानूंगा इसे। कर्नाटक में 3 बेंचेस हैं, एमपी में भी 3 बेंचेस हैं, ग्वालियर में बेंच है, इंदौर में बेंच है, जबलपुर में बेंच है। यहाँ इलाहाबाद और लखनऊ के बाद हर चीज पे फुल स्टॉप लगा दिया गया है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे, अगर हम सपा की बात करें, सपा नेतृत्व की, तो वो हर चीज चाहते हैं कि सैफई में बन जाए। ये जेवर एयरपोर्ट भी, अगर शायद उस वक्त बीच में बात उठी थी कि फिरोजाबाद के आगे बनेगा ये सैफई की तरफ, अगर वैसा ना होता, शायद ये आगरा के आसपास बनने की बात होती या एक्सप्रेसवे पे बनने की बात होती तो ज्यादा व्यवहारिक होता। लेकिन उनके साथ परेशानी यह है कि उनकी स्थानीय राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादा जोर मारती हैं और इसी तरीके के कुछ अन्य दलों के साथ भी है। लेकिन आगरा के लोगों को, आसपास के लोगों को ये दिखाना तो आवश्यक है कि भाई हम में इतनी ताकत है कि अगर वर्तमान ढांचा हमारी मांगों को, हमारी आवश्यकताओं को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उनको मान्यता नहीं देता है, तो हम उसके विपरीत भी जा सकते हैं। जिस दिन ये मैसेज हो जाएगा आम जनता की तरफ से,
उस दिन मैं समझता हूँ राजनीतिक निर्णय लेने में देर नहीं लगेगी। और हमारे यहाँ संविधान के प्राविधान, पार्लियामेंट की शक्तियां, राज्य सरकार की शक्तियां इतनी हैं कि अगर राजनीतिक इच्छा है तो जैसा आपने देखा, मैं हफ्ते भर 15 दिन के अंदर सब लोग बैठ के ये सारे निर्णय ले सकते हैं और किसी की ये मजाल नहीं है कि वो उसमें ना नुकुर करे। ये सब तभी तक होता है जब तक कि जनता को तो बहलाया जाता है। जहां तक डॉक्टर बघेल की का प्रश्न है, उन्होंने एक व्यक्तिगत एक प्राइवेट फंक्शन में ही इस तरीके की बात कही थी कि भाई ये अवसर है और आगरा के अगर फाइल आती है तो हम करेंगे। भाई आगरा की फाइल आती नहीं, लानी चाहिए, आप मनवाइए उसको। मेरा कहना तो ये है, आप सरकार में बैठे हैं, केंद्रीय सरकार में बैठे हैं, महत्वपूर्ण पोजीशन है आपकी, पुराने सांसद हैं, आप अगर नहीं करा सकेंगे, आप नहीं सबको बटोर सकेंगे और इकट्ठा कर सकेंगे एक जगह, और वो सहमति आप नहीं अगर डेवलप करा सकते हैं, तो आम जनता की सुनने वाला आसानी से कोई नहीं है। तो मेरा मानना यही होगा कि अगर राजनीतिक दृढ़ इच्छा होती है तो ये तुरंत और बहुत जल्दी ये निर्णय लिया जा सकता है, और अन्यथा तो ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे अब तक चलता रहा। रोजगार की दृष्टि से आपने कुछ सवाल उठाए। निश्चित तौर पे हरी भाई ने भी एक बात कही कि एनवायरनमेंट के नाम पे यहाँ जो हो रहा है, तो आप देखिए नकारात्मक स्टेप्स तो सब ले लिए गए। इंडस्ट्री बंद करनी थी, फाउंड्रीज बंद करनी थी, वो सब बड़े सख्ती से कर लिए गए, लेकिन उसको कंपेंसेट करते हुए पॉजिटिव स्टेप्स कोई नहीं लिए गए। आज भी आगरा का AQI जो है वो हमारे आपके रहने लायक नहीं है। जमुना का जल का गुणवत्ता जो है वो पीने लायक नहीं है। तो आफ्टर ऑल ये इतने TTZ बन गए जी, और पोल्यूशन बोर्ड बन गए, और दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, और आगरा के लिए विशेष तौर पे है। इस सब के बावजूद आगरा की न तो क्वालिटी लाइफ बढ़ रही है और न इंडस्ट्री बढ़ रही है। नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी कोई निर्णय नहीं है। और शायद मेरे ख्याल से आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, क्योंकि इस तरीके के बीच में एक न्यूज आइटम आया था कि आगरा को उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट मैप से भी हटा दिया गया है वर्तमान सरकार द्वारा। तो अगर आगरा टूरिस्ट इंडस्ट्री में भी प्रायोरिटी में स्टेट के लिए नहीं रहा, तो ये कहाँ ले जाना चाहते हैं आगरा को, क्या करना चाहते हैं, इससे ज्यादा स्पष्ट और कोई संकेत नहीं हो सकते। तो निश्चित ये भी बात है कि अगर हाई कोर्ट बनता है तो यहाँ बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अवसर अपने आप आएंगे। जब यहाँ जजेस रहेंगे तो वो यहाँ की समस्याओं को बेटर समझ सकेंगे और उसके लिए बेटर रिजल्ट्स मिल सकेंगे। देखिए, प्रगति का एक और मानक है कि आपके यहाँ लिटिगेशन कितना है। ज्यादा लिटिगेशन मीन्स ज्यादा अवेयरनेस है लोगों में, और इसलिए वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। अगर अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं तो अगर स्थानीय स्तर पर उनको हाई कोर्ट वगैरह जैसी सुविधाएं होंगी तो हमको ज्यादा और अच्छी रिलीफ मिलेगी और क्रिएटिव रिलीफ मिलेगी। आज इलाहाबाद जाना हर एक के लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज पे भी इलाहाबाद जाना या लखनऊ जाना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ के वकीलों को करना, वहाँ रहना, ये खर्चे से भरा हुआ है और आम जनता के बस की बात नहीं। जहाँ तक हाई कोर्ट का प्रश्न है, अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, करीब 160 सीट्स हैं। देखिए, एक पहलू मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ये भी बड़ा ध्यान देने योग्य है कि 160 सीट्स में से 50% से ज्यादा अधिकतर नहीं भरी जाती। और उसका कारण क्या है? क्योंकि भाई इलाहाबाद और लखनऊ में भी अगर आप 160 वकीलों को जजेस बना देंगे या उसमें से 100 वकीलों को भी जजेस बना देंगे तो वहाँ अधिवक्ता कहाँ रह जाएंगे। और हाई कोर्ट या लॉ के डेवलपमेंट के लिए हाई कोर्ट की जरूरत तो है ही, जजेस की जरूरत तो है ही, लेकिन अच्छी बार की भी जरूरत है।
अच्छे अधिवक्ताओं की भी जरूरत है। उनको अगर आपने बना दिया तो स्वाभाविक है कि आप के पास अधिवक्ताओं की कमी रहेगी और धीरे धीरे बार की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो आपको अधिवक्ताओं के लिए भी नए स्रोतों को आइडेंटिफाई करना होगा, यानी आप नई जगह हाई कोर्ट बनाएंगे तो वहां का अधिवक्ता भी डेवलप करेगा, वहां पे भी विधि के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी और उसके प्रति लगाव बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट की मांग आगरा के में उपलब्ध सभी सुविधाओं को देखते हुए, आगरा की कनेक्टिविटी को देखते हुए, आगरा की अप्रोचेस को देखते हुए और आगरा की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत अनिवार्य हो जाती है। और ये मौका है इलेक्शन का, हालांकि इलेक्शन तो हर 4-5 साल बाद आते रहते हैं, लेकिन अगर ये मौका इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि हमारे यहाँ से हमारे राज्य मंत्री जी हैं, वो हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं। बस मुख्य बात यह है कि वो उतना ही वोकली अगर उस बात को सही स्तर पर उठा सकें तो मैं समझता हूँ ये सपना भी साकार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे चर्चा बढ़ाई जाए, मैं चाहूंगा। मैं अनिल तिवारी जी के पास जाऊंगा अभी। तिवारी जी, आप जैसा दर्शक लोग हमारे जानते हैं, अनिल तिवारी जी एक बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही ख्याति प्राप्त अधिवक्ता है और बड़े ये भी जी जान से जुटे हुए हैं इस आंदोलन में और चाहते हैं कि हर संभव प्रयत्न किया जाए जिससे कि खंडपीठ आगरा में स्थापित हो सके। तो मैं तिवारी जी से जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं खंडपीठ के बारे में? वर्तमान में जो प्रयास चल रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं या इसमें और कुछ सुधार? भाई पवन भाई, ताज न्यूज के लिए आपके लिए इस मंथन कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने आगरा की जनता के लिए, हाई कोर्ट के लिए कुछ कहने की हिम्मत दिखाई और आपने मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया। मेरे बड़े भाई अरविंद मिश्रा जी और डॉक्टर हरदत्त शर्मा साहब ने बहुत कुछ हाई कोर्ट बेंच के बारे में, आंदोलन के बारे में बताया। मेरा मानना यह है कि हाई कोर्ट आगरा में था। देश में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने के कारण हाई कोर्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 की धारा 16 के तहत इस हाई कोर्ट को इलाहाबाद ले जाया गया। तो हम अपनी चीज को वापस मांगने के लिए पिछले 85 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं और वो चीज हमें नहीं दी जा रही है। जैसा कि भाई लोगों ने बताया कि इस जब जसवंत सिंह आयोग का गठन हुआ और उसकी रिपोर्ट आई तो जसवंत सिंह आयोग ने हर बारीकी से अध्ययन किया, लोगों को सुना। उसके बाद में उस जसवंत सिंह आयोग के समक्ष मेरठ, बरेली, सहारनपुर, रामपुर और उत्तराखंड के 2-3 जिलों के अधिवक्ताओं ने और वहां की आम जनताओं ने उसमें अपनी साक्ष्य दी कि हमारा स्थान उचित है, कि हमारा स्थान उचित है। सबको आंकलन करने के पश्चात और पर्याप्त मटेरियल देखने के पश्चात जसवंत सिंह आयोग ने और उनके साथ 2 सहयोगी थे उसमें कमेटी में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1985 में ये दे दी और कह दिया कि आगरा हाईकोर्ट बेंच के लिए उपयुक्त स्थान। 85 से रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब आगरा के अधिवक्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल किया। जब देखा कि रिट पिटीशन फाइल हुआ है तब 1986 में इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर लाया गया। 1986 से रिपोर्ट आने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पवन भाई कि इस रिपोर्ट पर आज तक किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। न मेरठ के वकीलों का कोई ऑब्जेक्शन आया, न बरेली वालों का आया, न सहारनपुर, रामपुर, उत्तराखंड, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। रिपोर्ट पे कोई आपत्ति आज तक किसी की ओर से नहीं आई है। केवल राजनीतिक कमजोर होने की वजह से आगरा इसमें पिछड़ रहा है। दूसरा, आगरा में मुगल टाइम शासनकाल में और मराठा शासनकाल में हमारे यहाँ से शासन चलते थे, सत्ताएं चलती थी, राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। सारी चीजों को रिपोर्ट में मेंशन किया गया। उसके बाद भी आगरा की जनता इस आंदोलन को करती रही, अब अधिवक्ता करते रहे, लेकिन हाई कोर्ट बेंच के लिए हमें सफलता नहीं मिल सकी। मेरा मानना यह है कि आगरा की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों को छोड़कर
एकजुट होकर अगर आगरा के लिए हाई कोर्ट और बैराज के लिए संघर्ष करें, तो मेरा मानना यह है कि वो दिन दूर नहीं है कि बनारस में जिस तरीके से कॉरिडोर और बहुत पैसा लगा के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, इस तरह से हाई कोर्ट बेंच आगरा में न बने। हाई कोर्ट बेंच बनने से आगरा की स्थिति में परिवर्तन होगा, जैसे भाइयों ने बताया। एक तरफ सरकार कहती है वोटों के लिए कि ग्राम न्यायालय का गठन होना चाहिए। ग्राम न्यायालय के लिए कानून बना दिया गया कि न्यायालय गांव में कार्य करेंगे, लेकिन गांव में कार्य करने के बाद भी हाई कोर्ट जाने के लिए उन्हें 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। तो ये कैसा है, विडंबना है, एक दूसरे से विरोधाभास है। एक तरफ हम गांव की तरफ न्याय को ले जाते हैं और एक तरफ हाई कोर्ट बेंच का जब मामला आता है तो उस पर साइलेंट हो जाते हैं। जब आगरा का दुर्भाग्य ये भी कहूंगा, ताजमहल से जो आमदनी प्राप्त होती है वो आगरा पर खर्च नहीं की जाती है, आगरा से बाहर ले जाई जाती है। मेरा मानना है कि ताजमहल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग से जो इनकम आ रही है वो भी अगर आगरा पे खर्च कर दिया जाए तो आगरा का बहुत कुछ उद्धार हो सकता है। दूसरा, जो ये बात आती है कि साहब उत्तराखंड बन गया इसलिए अब हाई कोर्ट बेंच की स्थापना आगरा का कोई औचित्य खत्म हो गया। तो भाई पवन भाई, जब रिपोर्ट जसवंत सिंह आयोग ने अपनी दी थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा भी था कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सर्किट बेंच बना दी जाए। जब पर्वतीय क्षेत्र बन गया, उत्तराखंड अलग हो गया, तो सर्किट बेंच की आवश्यकता खत्म हो गई क्योंकि नैनीताल में हाई कोर्ट बन गया। तो बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आगरा उपयुक्त स्थान बताया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन के दौरान आती हैं और अपनी बात करती हैं। जहां तक गंगा का मामला है, मंदिर का उद्घाटन, कॉरिडोर का बनारस में मामला, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन क्या गंगा जहां से उद्गम गंगा का हुआ है वहां से लेकर बनारस तक जब पहुंचती हैं तो बीच में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे लेके एक बहुत करोड़ों रुपए खर्च किया गया। तो क्या गंगा कानपुर पर अच्छी है जिसमें डुबकी लगाई जा सके या उसका जलपान किया जा सके? तो गंगा के ऊपर भी एक विशेष क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। ये मेरे हिसाब से तो केवल वोटों की राजनीति हर पार्टी करती रही है और कर रही है। जहां तक जनता का मामला है, जनता की ध्यान देने के लिए कोई बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं है। हमारे आगरा से सारे विधायक, सभी सांसद, राज्यसभा सदस्य, मंत्री बहुत हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि संसद में हाई कोर्ट बेंच की जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात करे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के एक सांसद का, उनका नाम इस समय मेरे दिमाग से उतर रहा है। कुछ डेलीगेशन हमारे यहाँ से मिलने गए थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने संसद में इस बात को उठाया कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। जब आप न्याय सुधार की बात करते हैं, न्यायिक व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, तो हाईकोर्ट बेंच की बात क्यों भूल जाते हैं? हाईकोर्ट बेंच ऐसा मुद्दा है जिससे बहुत कुछ टिका हुआ है। त्वरित न्याय होगा, जैसे बड़े भाई अरविंद मिश्रा जी ने कहा 150 की जज होने चाहिए और 80-90 से ऊपर, 85 से ऊपर कभी जाते नहीं है। तो बाकी जजों की नियुक्ति और जगह सर्किट बेंच बना के, हाईकोर्ट बेंच बना के कर दें आप, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केवल एक उसी कार्य को किया जाता है जिससे जनता से वोट मिल सके। और जनता, जहां तक मेरा मानना है, जनता केवल हमारे हिंदुस्तान में धर्म जाति पे वोट होता है। विदेशों में जहां प्रजातंत्र हैं वहां डिबेट होती है डेवलपमेंट पे, आपने क्या विकास कार्य किए, वहां डिबेट्स होती हैं, उसके बाद में वोट आदमी वोट कास्ट करता है। हमारे यहाँ तो धर्म जाति और मुद्दे सब भूल जाते हैं, केवल कुछ लिमिटेड मुद्दे रह जाते हैं जिन पे वोट कास्ट हो जाता है। हमारी जनता की, आगरा की जनता को जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से पिछले 50 सालों से संघर्ष हाईकोर्ट बेंच के लिए चल रहा है, बैराज के लिए चल रहा है, न पानी मिल रहा है, न न्याय के लिए हमें भागना पड़ रहा है वो मिल रहा है। तो केवल हम एक सपना बना रह जाएगा, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आगरा की जनता को एकजुट होना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आकर हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर अपनी बात कहनी चाहिए और बड़े तीव्रता से और मुखर कहनी चाहिए। भले ही पार्टी में कुछ भी हो, लेकिन हम अपने स्वार्थों के कारण बहुत सी बातें नहीं कह पाते हैं। तो जनता वकीलों का आंदोलन नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं वकील अधिवक्ता लोग हड़ताल कर देते हैं, काम नहीं करते हैं, हाईकोर्ट बेंच की बात करते हैं। उस हाईकोर्ट बेंच में जनता का अधिक फायदा है, जनता जुड़ेगी, आंदोलन जुड़ बढ़ेगा और सरकार पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार उसी को सुनती है जहां उन्हें दिखता है कि वोट मिलेंगी। अगर आगरा से उन्हें लगे, सरकार को आगरा के आसपास जिलों से लगेगा कि अगर हमने हाईकोर्ट बेंच का मामला नहीं किया, निस्तारण किया, तो यहाँ से हमें नुकसान हो सकता है,
तब ये मामला तुरंत निस्तारित किया जा सकता है। अभी बीच में एसपी सिंह बघेल साहब से, विधि राज्य मंत्री से मीटिंग हुई थी, अधिवक्ता भाइयों की, मैं भी था, रिडजू साहब से भी मीटिंग हुई। जरा सी उन्होंने कहा कि बात विचार किया जाएगा, उसको लेके इलाहाबाद और मेरठ में आंदोलन शुरू हो गया। तो इस तरह से इन चीजों से दूर हटके, इन चीजों से ऊपर जाकर हमें जसवंत सिंह आयोग की एक रिपोर्ट आई हुई है जिसपे लाखों रुपए खर्च हुआ है, उस रिपोर्ट को मानना चाहिए और उसकी कंप्लायंस में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ आगरा में स्थापित होनी चाहिए। आगरा से हाईकोर्ट चला गया था, हम वापस मांग रहे हैं बेंच के रूप में। हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, ठीक है, बेंच हमें दे दी जाए जिससे हमारे अधिवक्ता साथियों का, आम जनता का तथा सभी व्यापारी भाइयों का फायदा हो और अपना कारोबार सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके, क्योंकि बाध्यकारी का हित ही सर्वोच्च है, ये सिद्धांत है। बाध्यकारी का हित कैसे सर्वोच्च होगा? जब ग्राम न्यायालय में तो न्याय मिलेगा, लेकिन जाने के लिए उसे हाईकोर्ट जाना पड़ेगा बाद में, तो कैसे वो पहुंच सकता है वहां? इसलिए दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, हाईकोर्ट बेंच आगरा में स्थापित होनी चाहिए, नहीं तो हमारे देशवासियों को और हमारी आम आगरा की जनता को इस बात पर आंदोलित होना चाहिए। देश के लोग हमारे हर जगह बेंच बन गई। अरविंद भाई ने कहा कि एक एक स्टेट में 3-3, 4-4 बेंच है, एमपी में 3 बेंच हैं इस समय, पर यूपी में इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी एक लखनऊ में बेंच है और इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, तो आगरा में बेंच होनी चाहिए। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हमारी जनता को जागृत होना चाहिए। वोट का समय है, इलेक्शन आ रहा है, अपनी बात को कहना चाहिए और जो राजनेता हमारी बातों को हाईकोर्ट बेंच के लिए या गोकुल बैराज के लिए बात करें, उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे कुछ भी हो। हमारी जनता के साथ जो कार्य करेगा उसको हम चुनेंगे, ये हमारा अपना मत का अधिकार है, इसको हमें प्रयोग करना चाहिए। जी तिवारी जी, धन्यवाद। हम लोग पहले राउंड में पूरा वक्त देते हैं अपने अतिथियों को अपनी बात रखने का। अब हम दूसरे राउंड में जा रहे हैं, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को ग्लोबली देखा जाता है, डिजिटल मीडिया पे उपलब्ध है, इसको कहीं भी देखा जाता है। और हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट करते हैं, कमेंट को आप स्क्रीन के नीचे भी देखते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं। जो अच्छे कमेंट आते हैं उनको कार्यक्रम में स्थान दिया जाता है। आप भी कमेंट करिए, आगरा का यूथ कमेंट कर रहा है कि हमें आगरा में बेंच चाहिए। आप भी कमेंट करेंगे, दिखाया जाएगा। इससे पहले मैं दूसरे राउंड जहाँ हमारे सवाल होते हैं और छोटे-छोटे जवाब होते हैं अतिथियों से, उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, यदि आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यदि आप इस कार्यक्रम को फेसबुक या किसी और अन्य माध्यम पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करना ना। याद रखें कि निष्पक्ष आवाज पत्रकारिता की जो होती है, उसको बुलंद करने के लिए आपसे बस इतना ही सहारा, इतनी ही हिम्मत चाहिए। आवाज चलती रहेगी, क्योंकि आज के इस दौर में जब पत्रकारिता में सही बात कहना भी बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया है, तमाम परेशानियाँ होती हैं, तमाम तरह की शक्तियाँ अचानक खड़ी हो जाती हैं जो आपको रोकती हैं। तो हम यही कहेंगे, पत्रकारिता जिंदा रहेगी, आपकी आवाज आपके बीच में आती रहेगी। तो हमें और इस मुद्दे को आप सपोर्ट करिए, ये सबका मुद्दा है। चलिए मैं दूसरे राउंड में आता हूँ, हरिदत्त भाई साहब के पास चलता हूँ, हरिदत्त शर्मा जी के पास चलता हूँ। हरिदत्त भाई साहब, अभी चर्चा में अरविंद मिश्रा जी ने कहा था कि एसपी सिंह बघेल साहब जो विधि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा यदि फाइल मेरे पास आएगी तो मैं उस पे काम कर दूँगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फाइल आएगी नहीं, मँगानी चाहिए। आप क्या कहते हैं, फाइल आने में और मँगाने में क्या फ़र्क है? क्या यही फ़र्क है जिससे हमारी बेंच रुकी हुई है आगरा में? पवन भाई, मिश्रा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा अपनी जगह, लेकिन मेरा कहना यही है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल राज्य सरकार से सहमति चाहिए, क्योंकि जगह राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। तो इसमें फाइल तो ऑलरेडी जा चुकी है, जैसा मेरे संज्ञान में है। उस पर कार्य होना है जो नहीं हो रहा है, क्योंकि उधर मेरठ तुरंत ही वहां पहुंच जाता है। जिस वक्त इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, उस दिन हाई कोर्ट की बेंच का मसला सुलझ जाएगा, आगरा में स्थापित हो जाएगी। आज हम निश्चित तौर पर, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि एसपी सिंह बघेल यहां से विधि राज्य मंत्री है। उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वह खाली विधि मंत्री नहीं,
बल्कि मुख्य प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी इस बात का दबाव डालें और अपने स्तर से वो दबाव डालने का प्रयास करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि बेंच की स्थापना आगरा में हो सकती है। फाइल तो है, कहीं से लानी नहीं है, कहीं से नहीं मंगानी, नीचे दबी हुई है, उसको उठाना है। उठाने का साहस कौन करे, कौन निकाल पाए, बस इतनी सी बात। उसी के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि साहस कौन करे। मैं अरविंद मिश्रा जी के पास जाता हूँ। हम लोग थोड़ा पुरानी बात अचानक याद आ रही है आप लोगों की बात से कि जब हम लोग खेला करते थे, मुझे अच्छे से याद है कि आगरा जिमखाना से हम लोग खेलते थे और यूनिवर्सिटी वगैरह खेलते थे, तो यदि कोई हमारे पक्ष का, जैसे हम फील्डिंग करने जा रहे हैं तो पूछते थे एम्पायर कौन है? अगर बल्लेबाजी करने जा रहे हैं तब भी पूछते थे एम्पायर कौन है? तो उस समय जो फील्डिंग करने जाते थे तो एम्पायर यदि अपनी जान-पहचान का या अपने पक्ष का होता था, तो वो हमें ये ताकीद करता था या हमारे कोच साहब ये बताते थे, बस तुम उसके पैड पे बॉल मार दो और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना, अपील करना, बाकी सब वो एम्पायर देखेगा। और या जब हम बल्लेबाजी करते थे, देखते थे दूसरे खेमे का है, एम्पायर कुछ है, तो ये कोशिश करते थे बॉल कहीं भी लगे लेकिन पैर में नहीं लगनी चाहिए। तो क्या इसी भूमिका में हम एम्पायर की भूमिका में एसपी सिंह बघेल साहब को देखकर कहीं हम अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा माँगने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है अरविंद मिश्रा जी। पवन भाई, मैंने पहले भी ये कहा था कि हम आगरा के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम वकीलों के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम आगरा और आगरा के आसपास की जो जनता है, इतने जिले लगे हुए हैं, उन सब के लिए मांग रहे हैं और उन सबको एक जगह लाना है। उन सबका ही इसमें फायदा है, उन सबको ही एक सुलभ न्याय मिलने की प्रणाली है और ये वायदा सरकारें करती रहती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी आप स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे, उन्होंने कहा कि साहब हम वो हाल कह देंगे, हमारे यहाँ कोई प्रस्ताव अगली बेंच के लिए नहीं है। आप केंद्रीय सरकार से बात करेंगे, वो कहेंगे कि साहब राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। अरे भाई, आपको पॉलिसी बनानी है, आपको हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नोटिफाई करना है या एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई करना है, जो सेंट्रल एक्ट्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट की सिर्फ सहमति तक की बात है, क्योंकि जमीन और कुछ फाइनेंसेस वगैरह के मामले होते हैं। इसलिए जहां तक चीफ जस्टिस की सहमति की बात है, वो भी एक फॉर्मेलिटी है, एक सम्मान बनाए रखने की बात है। और कोई चीफ जस्टिस किसी गुणवत्ता के आधार पे, गुणदोष के आधार पे ये नहीं कह सकता कि साहब हाई कोर्ट की बेंच नहीं बननी चाहिए। और अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो गलत है, सरकार को उसे ओवर रूल करना चाहिए। ये पॉलिसी डिसीजन है कि आप आगरा में बेंच चाहते हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच चाहते हैं या नहीं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अगली बार या अभी इलेक्शन आते आते गोरखपुर में बेंच की बात हो जाए और गोरखपुर में खुल भी जाए। लेकिन आगरा की स्थिति यही है कि जो हम पे है, हमें उसके माध्यम से ही दबाव बनाना पड़ेगा। रूलिंग पार्टीज के साथ या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो उनके विधायक या सांसद हैं, एक बड़ी परेशानी ये है कि जिस वक्त इलेक्शन होता है तो वो स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं और जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट जो उनकी पार्टी है उसकी पॉलिसी से गवर्न होते हैं। जो सत्ता पक्ष की पार्टी होती है उसके एमएलए वगैरह को तो प्राय हाथ उठाना ही होता है, यस करना होता है, उन पर नो कहने का अधिकार नहीं है। और जो विपक्ष होता है वो इतना कमजोर है इस वक्त कि वो कुछ कह नहीं सकता। और विपक्ष की बात को एक चलन हमारे यहाँ आ गया है कि कितनी भी उचित बात हो, कितनी भी जायज बात हो, सरकार विपक्ष की बात को नहीं मानेगी और अपना डिसीजन अपनी तरीके से लेगी। तो यही मौका है, मैं समझता हूँ कि हम डॉक्टर बघेल से भी उन पे प्रयास करते रहें सतत, और बल्कि उनसे कहें कि भैया आप वोकली ना कर सकें लेकिन इनडायरेक्टली आप हमें इस मामले में लीड करिए और जैसे भी हो सके इसकी घोषणा करवाइए। अन्यथा आगरा से एक मैसेज जाना चाहिए कि आगरा में राजनीतिक सोच फिर हमें बदलनी पड़ेगी। जी, तो मेरा तो यही सजेशन है। अरविंद भाई, मैं अभी दोबारा आपके पास बहुत जल्दी आता हूँ। तिवारी जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अब चूंकि विद्वान अधिवक्तागण मेरे साथ है तो लगभग उन्हीं की दिनचर्या से संबंधित सवाल को जोड़ के पूछना पड़ेगा।
मैंने अक्सर देखा है जब मुकदमा तैयार किया जाता है, वो जब सब लिखा जाता है मुकदमा, तो साथ में विद्वान अधिवक्ता लोग कहते हैं कि भई इसमें ये रूलिंग लगा दो, ये वाली भी रूलिंग लगा दो, तो मुकदमा मजबूत हो जाएगा। इसको यदि हम आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कहें, तो अभी एक आंदोलन काफ़ी सफल रहा है, जिसको हम किसान आंदोलन को कहते हैं। साल भर से कुछ दिन अधिक चला और सरकार ने उनकी बातें मानी। टीवी पे खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया, जो भी कुछ हुआ अंतोगत्वा उनकी सारी माँगें मानी। तो क्या हमें उस आंदोलन से नतीजा आया है या जो उनकी कार्यप्रणाली रही है, उससे कुछ सीख लेते हुए मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उस कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं। हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक हमें बड़ी संघर्ष समिति बनानी चाहिए, जिसमें अधिवक्ता समाज के अलावा हर जगह के, हर वर्ग के लोग हों, जिनको इससे फ़ायदा पहुँचने वाला है और वो लोग जोड़कर अगर एक संघर्ष करेंगे, तो काफ़ी संख्या लोगों में होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लोग कार्यक्रम देखने के बाद आज मुझे कुछ अधिवक्ता साथियों से बात हो रही थी। वो कहते हैं कि जैसे ही हम इस कार्यक्रम को शेयर करते हैं, तो लोगों के पलट के फ़ोन आते हैं कि इतनी पुरानी माँग है, इतना कुछ हो गया, हमें तो पता ही नहीं है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ट्रांसपोर्टर हों, चाहे टूरिज़्म वाले हों, चाहे और जो अलग-अलग उद्योग धंधे हैं, छोटे-छोटे, सबकी एक कोई ना कोई यूनियन एसोसिएशन है, मार्केट कमेटियाँ हैं, इन सबको जोड़कर अगर हम एक बड़ी कमेटी बना दें, तो ये एक माँग उठ सकती है। क्योंकि जैसा हरदत्त भाई साहब ने कहा, जैसा अभी मिश्रा जी ने कहा, आपने भी कहा कि राजनीतिक लोग तो तभी सुनेंगे जब ज़ोर की आवाज़ होगी, यानी एम्पायर तो तभी फैसला देगा जब पैड पे बॉल लगेगी। क्या कहेंगे आप? दबाव के लिए एक्शन कमेटी हमारी जो है, उसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं पहले से भी, व्यापारी वर्ग भी जुड़ा हुआ और आगरा बंद का आह्वान भी कई बार हुआ है, सबने सहयोग किया है। नेशनल चैम्बर से भी आगरा के जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, नेशनल चैम्बर्स हैं, हॉस्पिटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं, इन सबके यहाँ जा जाके हम लोगों ने मीटिंग की, इन सबको अपने साथ जोड़ा और अब आवश्यकता है कि एक बहुत बड़ी संघर्ष समिति बने, जिसमें सारे वर्ग के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जिससे हर जगह तक अपनी बात पहुंचे। अभी एक संघर्ष समिति ने सभासदों की भी मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये है कि आखिरी आदमी तक हमारी बात पहुंचे। तो निश्चित रूप से ये सत्य है कि एक्शन कमेटी का रूप बृहद होना चाहिए और इसमें अधिवक्ताओं के साथ साथ सारे लोगों को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे आंदोलन प्रभावी हो और जनता की मांग जो है हम उन सरकार के कानों तक पहुंचा सकें। जहां तक अभी बात चर्चा हो रही थी उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेने की या रिकमेंडेशंस की, तो मैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मार्च 1981 में एक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा था कि हाईकोर्ट बेंच को लेकर आंदोलन प्रारंभ हो रहे हैं। उस पत्र पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमीशन बनाया था। तो राज्य सरकार ने तो अपनी राय उस समय दे दी थी। अब केवल राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, संसद से कानून बन के बिल पास हो, हाईकोर्ट बेंच परमिशन हो जाए, सरकार को कुछ नहीं करना है उसमें। सरकार अपनी परमिशन 81 में ही दे चुकी है। तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, गठन हो जाए, उसके बाद काम शुरू हो जाए। संघर्ष समिति निश्चित रूप से बड़ी होनी चाहिए, बृहद रूप होना चाहिए, जिसमें सभी लोगों को जुड़ना चाहिए और केवल अधिवक्ताओं का आंदोलन नहीं रहकर आम जनता का आंदोलन होना चाहिए। ये मेरी राय है और आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। अनिल भाई, आपने बहुत ही एक अच्छी बात उठाई और सौभाग्य की बात है कि जहां तक मेरी जानकारी है, हरदत्त भाई साहब भी उस प्रतिनिधि मंडल में थे, जिनको मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन पर निहाल सिंह जैन जो हमारे जी उस जी समय तक पर सांसद जी। थे, इंदिरा से मुलाकात या कुछ हुआ था। हरदत्त भाई साहब कुछ हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे क्या हुआ था, जैसा तिवारी जी बता रहे हैं 1981 में? शायद हरदत्त भाई साहब हमारे साथ इस समय नहीं है। मैं अरविंद भाई साहब आपसे पूछूंगा, आपको याद है 1981 में जब एक मीटिंग हुई थी, अ, मुख्यमंत्री ने लिखा था कि आप स्थान बता दीजिए कि कहाँ पर हमें बेंच बनानी है। ऐसा कुछ आप उस समय थे, सक्रिय थे इस आंदोलन में? तो नहीं था, या जो डेलीगेशन गया था उसमें तो नहीं था, लेकिन हाँ सभी लोग साथी लोग हैं तो, और इस आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे, तो जानकारियां तो रहती ही हैं। तो निश्चित तौर पे बीच बीच में सरकार का ये मत रहा कि हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है,
और इसी को देखते हुए ये कमीशन, जसवंत सिंह आयोग कमीशन बनाया गया। और देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि जसवंत सिंह आयोग की जो रिपोर्ट है वो यूपी को छोड़ के अन्य जगह इम्प्लीमेंट कर दी गई है, और जो रिकमेंडेशंस थी वो इम्प्लीमेंट हो गई, और यूपी में नहीं हो रही। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह देते हैं कि ये पॉलिसी मैटर है, भाई ये तो सरकार जाने, भाई नहीं करना है तो सरकार जाने, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहे जिस बात पे जवाब भी मांग लेता है सरकार से। आफ्टर ऑल पब्लिक का करोड़ों रुपया खर्च हुआ कमीशन आयोग पर, उस कमीशन आयोग का हश्र क्या यही होना था करोड़ों खर्च करके कि उसकी रिपोर्ट रख दी जाए? जहां तक आगरे का प्रश्न है उसके लिए तो ये कहीं ना कहीं आगरे के साथ नाइंसानियत और एक तरीके से अन्याय की बात है। आगरा की जनता को जो से उसका अधिकार है वो नहीं प्राप्त हो रहा, वो नहीं मिल पा रहा। और जैसा आपने इंगित किया, हमारे तिवारी जी ने इंगित किया, और मैंने भी जब ये कहा कि भाई ये सिर्फ वकीलों की मांग या आवश्यकता नहीं है, तो मुख्य बात वही है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को और यहाँ के सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा होके ये मैसेज देना पड़ेगा कि इस मुद्दे के लिए या आगरा के विकास के लिए हम एक हैं, और जो भी सरकार है, जो भी राजनीतिक दल हमारे दरवाजे पर आएंगे, उन्हें अपनी नीयत और अपनी नीतियां साफ साफ हमारे सामने रखनी चाहिए। और इतना ही एक अवसर हम और देंगे कि भैया अगले टर्म में आप इसे इम्प्लीमेंट करें, लेकिन घोषणा पहले करें। और ये सब काम भी होना है कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले, वरना एक बहुत अच्छा और सुविधाजनक बहाना मिल जाएगा सरकारों को कि अब तो भाई कोड लागू हो गया, अब तो कोई घोषणा की नहीं जा सकती किसी तरीके की नई चीज की, बाकी सारी मुद्दे अपने जिंदा बने रहेंगे और जो बातें कहनी होंगी वो कहते रहेंगे राजनीतिक लोग, लेकिन मतलब की बात जिससे कि ठोस फायदा हो जनता को, उसके बारे में आसानी से कोई नहीं बोलेगा। तिवारी जी, मैं ठीक। आपसे यही प्रश्न था, वो जो अरविंद भाई साहब ने भी कहा कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 15 जनवरी के पास 4-5 दिन आगे 4-5 दिन पीछे आचार संहिता की घोषणा हो जानी चाहिए 2022 के, यानी लगभग 1 महीने का समय बचा है। तो क्या ये राइट टाइम नहीं है कि बहुत जल्दी से इस आंदोलन की आवाज को तेज किया जाए, जो भी कुछ करना है किया जाए, क्योंकि अगली सरकार के गठन तक, जो भी सरकार हो, ये हो या कोई दूसरी हो, जो भी सरकार होगी, तब तक के लिए मुद्दा हो जाएगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आगे बात ना हो। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि अभी चर्चा हो रही थी एक्शन कमेटी के साथ में, जब मीटिंग में, तो मैंने एक ही बात सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री या अमित शाह दो लोगों से किसी तरह मिलकर इस मामले का निपटारा करने की कोशिश की जाए। अगर नहीं होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन आगरा की जनता को साथ लेकर किया जाए। जिस तरह से किसानों ने दबाव बनाया, आगरा की जनता अगर जुड़ती है, और हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, बीच में बातें आई थी कि ताजमहल को बंद किया जाए, दबाव बनाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ साधन है। आम जनता को जोड़कर बड़ा बड़ा आंदोलन खड़ा कर एक दबाव की राजनीति पे अगर काम कर रही हैं पार्टियां, तो दबाव की राजनीति बनानी चाहिए और आगरा की जनता को इसमें सजग होना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, वकील लड़ रहे हैं तो लड़ने दो। आगरा की जनता को जोड़कर आंदोलन होना चाहिए, सही समय है। और आपने जो श्रृंखला शुरू की है, ये पवन भाई पुनः धन्यवाद दूंगा आपको कि आपके चैनल को देखकर आगरा की जनता के आंखें खुलेंगी और इस आंदोलन से जुड़ेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे आगरा की जनता को संघर्ष समिति के मार्फत से जोड़ें। आज आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही है और मेरे दिमाग में भी ये नहीं था, लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी आगरा जी। का जो क्षेत्र है, ये इसका चुनाव वही स्वयं देख रहे हैं। यदि उनको चिट्ठियां लिखी जाती हैं, पोस्ट कार्ड लिखे जाते हैं या कुछ ऐसा भी होता है या जो भी अपना रिप्रेजेंटेशन या अपनी बात वहाँ की जा सकती है, उसके माध्यम से भी दबाव बनता है। मेरे ख्याल से हरिदत्त भाई साहब हमसे जुड़ गए हैं। हरिदत्त भाई साहब, आपसे कनेक्शन कट गया था उस दौरान, आपकी तिवारी जी ने जी 1981 का जी 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 की थी, 1981 में ही बहुत। अब आप लोग अधिवक्ता लोग हैं तो तिवारी जी ने उसी जी स्टाइल से अपनी की
कि 1981 में ही हमें तो वो मिल गया जब मुख्यमंत्री ने कह दिया हम तो माँगने को तैयार हैं, जगह बता दीजिए। और मुझे याद था क्योंकि मैं तो आपका छोटा भाई और प्रशंसक भी हूँ, जी। तो हर चीज़ पे हम पे निगाह कि आप कहाँ क्या-क्या कर रहे हैं। तो आप शायद उस समय जो कमलापति त्रिपाठी या जो भी जी। उस समय जो मुख्यमंत्री इंदिरा जी को लिखा था कि आप हमें बता दीजिए, और उसके बाद ही इस आयोग का गठन हुआ था और उन मिलने वाले लोगों में से आप भी एक थे। क्योंकि उस समय का मुझे ऐसा याद है। तो क्या हुआ था उस समय? आप हमारे दर्शकों को बताएँ। वर्ष 1981 में बहुत जबरदस्त आंदोलन हाईकोर्ट बेंच के लिए यहाँ चला था और उसमें एक डेलीगेशन मिसेस गांधी से मिलने के लिए दिल्ली गया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उस डेलीगेशन का एक पार्ट था। पवन भाई, मैं आज आपसे एक शेयर करूं कि जब वहां बाबू दयाल शरण जी वरिष्ठ अधिवक्ता थे, वो हमारे स्पोक्समैन थे और ये था कि वो अपनी बात वही हमारी तरफ से सारी बात करेंगे। और उसमें एक प्रताप सिंह चतुर्वेदी जी थे, वशिष्ठ चतुर्वेदी जो हाईकोर्ट के जज हुए, उनके पिताजी। तो जैसे मिसेस गांधी आई और बाबू दयाल शरण जी ने जैसे बताना शुरू किया, तो ये था कि साहब ये डिस्टेंस पे बात कर रहे थे, तो एकदम मिसेस गांधी ने आंखें टेढ़ी सी करके कहा कि आगरा भी सेंटर में नहीं है। तो हम सब एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ। उसी समय प्रताप सिंह चतुर्वेदी जी ने वो कागज अपने हाथ में लिए और उनसे बोले कि मैडम ऐसो है कि सन 1866 में हाई कोर्ट आगरा में भयो करतो, त्यारे दादा पंडित मोतीलाल जी मही वकालत करो करते। यदि 1868 में हाई कोर्ट इलाहाबाद न गए तो आनंद भवन आगरा में बनो होतो, पंडित जी वही वकालत कर रहे होते, तुम्हारा जन्म वही भयो होतो, अब तो आगरा सेंटर में भयो। और इतना सुनते ही मिसेस गांधी एकदम उनको देखा ऊपर से नीचे तक और ऐसा लगा कि शायद पंडित जी ही उतर आए हों। तो उन्होंने मुस्कुराई, कागज लिया और बोली कि मैं देखती हूं कि मैं क्या कर सकती हूँ। यकीन मानिए उसके बाद शायद मुश्किल से महीना भर नहीं बीता होगा कि जसवंत सिंह आयोग का गठन हुआ। पुनः आगरे का दुर्भाग्य था, यदि मिसेस गांधी का मर्डर न हुआ होता तो आगरा में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित हो गई होती, क्योंकि मिसेस गांधी स्वयं इस बात में इंटरेस्टेड हो गई थी। बिल्कुल वह पंडित प्रताप सिंह चतुर्वेदी जी के भाषण के बाद वो बिल्कुल इस उसमें थी कि वो जसवंत सिंह आयोग जो गठित हुआ था बिल्कुल इसलिए था कि आगरा में हाईकोर्ट की बेंच बने। यदि वो जिंदा होती तो हाईकोर्ट की बेंच आगरा में बन गई होती। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। जी, देखिए आज आपने इतना रोचक और इतनी अच्छी एक किस्सा बताया और यही ब्रजभाषा बताया, तबीयत खुश हो गई और ये जानकर कि हमारे जो बड़े जो हमसे पहले के लोग हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी शिद्दत से इसके लिए काम किया है। कोई भय नहीं रहा होगा एक प्रधानमंत्री के सामने जाकर बात करना, अपनी बात को रखना। अब हम कार्यक्रम के अंत में आ रहे हैं और जैसे हमारे इस कार्यक्रम की परिपाटी है, हम अपने अतिथियों को मौका देते हैं कि आगरा की जनता, अधिवक्ता समाज और सबसे जो भी कुछ कहना चाहे, कुछ अपील करना चाहे, वो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हरदत्त भाई साहब से ही कहूँगा कि आप आज के कार्यक्रम के अंत में जो भी कुछ दर्शकों से कहना चाहें, अपील करना चाहें खंडपीठ के बारे में। मुझे लगता है हरदत्त भाई साहब का कनेक्शन कुछ ज़्यादा वीक है इस समय, या भाभी जी का दबाव है तो बार-बार उस तरफ चले जाते हैं कहीं। तो मैं मिश्रा जी से अरविंद मिश्रा जी से अनुरोध करूँगा कि वो आगरा की जनता के लिए आपके माध्यम से एक ही मैसेज है कि ये हमारे लिए अवसर है आगरा के लिए कुछ करने का और आगरा और आगरा के आसपास के क्षेत्रों की जनता के लिए कुछ करने का। और इसमें हम सब लोग एकजुट होकर सभी राजनीतिक दलों का, सभी अन्य संबंधित लोगों का जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, सहयोग लेके, और हम राजनीतिक दलों में भी क्यों नहीं अपने सांसदों और विधानसभा सदस्यों से कह सकते हैं कि भाई वो नेतृत्व करें और वो हमें ले जाएं और वो हमारी बात कहें। वरना इलेक्शन आ रहे हैं भाई, फिर अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम उनकी बात क्यों सुने।
तो ये बात एक रूबरू और दो टूक रूप में होनी चाहिए, और उन्हें एक अवसर दिया जाना चाहिए कि भाई कम से कम हमारी बात तो खुल के कहो, आप वहां पर हमारे साथ चलो, बजाय एक कोई विधायक विधानसभा में प्रश्न उठा दे या एक सांसद कोई संसद में प्रश्न उठा दे, वो न करें, सब लोग मिलके चलें और वहां पे हमारी बात को कहें जोरदारी से, संबंधित मंत्रालय में, प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, सबसे कहें तो बात कुछ समझ में आती है, शायद कुछ हल निकल के आए। जी अनिल तिवारी जी, आज के कार्यक्रम में आप जो भी कुछ कहना चाहें, कोई अपील करना चाहें तो। आपके माध्यम से जनता से मैं एक ही अपील करूंगा कि अपनी मांगों के समर्थन में जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाएं और जनप्रतिनिधियों को इस बात पर मजबूर करें कि हमारी मांगों को मनवाएं, हाईकोर्ट बेंच आगरा में लाएं, जिससे कि हमें इसका लाभ प्राप्त हो सके। और आपसे भी अनुरोध करूंगा, इस मंच पर आप प्रयास अगर हो सके तो राजनेताओं को एकत्रित करें और उनके विचार इस मुद्दे पर जानें कि वो हाईकोर्ट बेंच के मामले में क्या कहना चाहते हैं और आने वाले इलेक्शन से पहले क्या करना चाहते हैं। जी, तो दर्शकों, ये हमारा कार्यक्रम आज का, ये आगरा खंडपीठ अभी नहीं तो कभी नहीं का आज ये वाला एपिसोड आपने देखा। इसमें हमारे अतिथि श्री अरविंद मिश्रा जी, हरदत्त शर्मा जी, श्री अनिल तिवारी जी, आप लोगों ने अपना पूरा वक्त दिया। लेकिन मैं थोड़ा-सा इस कार्यक्रम में जैसे-जैसे हो रहा है, मन ये करता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि खंडपीठ बन जाए। ये नहीं कि कोई एक आंदोलन है, ये हमारे जीवन और आने वाले बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। जब मैं छोटे-छोटे बच्चों को देखता हूँ, निरीह मुंशी लोगों को देखता हूँ, तो मेरे मन में कहीं से एक मन कचूटता है कि ऐसी प्रतिभा का क्या फ़ायदा? ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा कि जब हम सब कुछ होते हुए, हमारा संवैधानिक हक होते हुए, क्योंकि इस पे रिपोर्ट आ चुकी है और केवल वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, उस फ़ाइल को आगे नहीं लाया जा रहा है, बल्कि अगर उसी शब्द को हम दोहराएँ तो फ़ाइल आ नहीं रही, उसको ढूँढवाया नहीं जा रहा, घंटी बजा के मँगवाया नहीं जा रहा। जो वोट हमें जनप्रतिनिधियों को चुन के संसद या विधानसभा में पहुँचाते हैं, वो चाहे कितने वादे करते हों, लेकिन वो फ़ाइल इतनी भारी हो जाती है कि जो उनके द्वारा रखी नहीं जा सकती, मँगवाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो चुन लिए गए हैं और जो चुन लिया जाता है, वो ये मान के चलता है कि मैं तो चुन लिया गया हूँ, अब कभी नहीं हटूँगा, जनता के सामने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य तब होता है, मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, लेकिन 9 विधायक और यहाँ से मेयर, आगरा के जो मेयर हैं, ये लोग सीधे जनता से जुड़े हैं और बड़ी जल्दी इन लोगों का चुनाव होने वाला है। लेकिन ज़रा-सी भी सुगबुगाहट किसी भी माध्यम से, किसी भी समाचार पत्र से नहीं हो रही। आगरा के किसी भी कोने से जाएँगे, तो मुश्किल से 5 किलोमीटर का सफ़र इन लोगों को तय करना होगा और वो दीवानी पहुँच जाएँगे। क्या इनका नैतिक दायित्व तो ये नहीं बनता कि उस संघर्ष समिति के पास जाएँ, जहाँ पर बैठकर वो कहते हैं, अगर वो 2 केस भी छोड़ते हैं, तो विचार-विमर्श भी अगर करते हैं, तो उनका बहुत ही वैल्यूएबल टाइम खर्च होता है। अगर तिवारी जी मुझसे बात कर रहे हैं, अगर इस कार्यक्रम के माध्यम में अगर हमारे मिश्रा जी, अरविंद मिश्रा जी हमसे बात कर रहे हैं, अरविंद शर्मा जी हमसे बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन वकील साहिबान का ये चैम्बर का समय होता है। तमाम जो वादी होते हैं, कहीं न कहीं आके इनके साथ बैठ के मुकदमे की रूपरेखा तय कर रहे होते हैं। इतना समय गँवाकर अगर वो लोग कर रहे हैं, एक प्रश्न ये उठता है जो जनता के बीच में छोटे-छोटे बच्चों को लेके गोदी में उठाकर उस समय लोग भावनाओं से खेलने का प्रयास करते हैं। क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि केवल क्या आगरा की खंडपीठ की माँग केवल पम्पलेट में छपने के लिए है, केवल कहने के लिए है या एक केवल सपना दिखाने के लिए है? एक सपना तो हमारा टूट गया, आगरा का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहीं और चला गया। वो कहीं चला गया, अब वो लिस्ट में से कट गया। हमने कई सपने देखे हैं, सपने देखने की आदत है। हो सकता है आज मेरी दिन में बात हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि आगरा मुर्दों का शहर है क्योंकि चारों कोनों पर मुर्दघटे हैं। एक तरफ अगर आप गौर से देखेंगे तो एक तरफ ताजमहल है, एक तरफ फतेहपुर सीकरी है, एक तरफ सिकंदरा है और एक तरफ एतमादौला है। क्या इसी आबो-हवा का असर है कि हम लोग कोई भी बात, कोई भी आंदोलन, जन आंदोलन नहीं छेड़ पाते हैं? हम मजबूर नहीं कर पाते जनप्रतिनिधियों को, जो हमसे अपनी ही हमारे मन की बात कह के हमारे मन में सपना जगा कर चले जाते हैं। अरे हद तो तब हो गई, एक साहब आए वो कह के चले गए कि यहाँ स्टीमर चलेगा
यमुना में जहाज चलेगा और ये होगा। जहाज तो छोड़िए, आज कोई आदमी वहाँ से एक बाल्टी अपने हाथ से पानी डाल के नहीं उठा सकता, इतनी गंदगी है, इतनी बेरुखी इस शहर से आखिरकार क्यों? यहाँ से तो 9 के 9 विधायक एक ही पार्टी के हैं, उनको यहाँ से जिताया जाता है। बेशक सब काबिल हैं, हम किसी को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीति का मंच नहीं देना चाहते, लेकिन जो आपने हमसे और जनता से लगातार चेहरे ज़रूर बदलते रहे हैं, पार्टियाँ ज़रूर बदलती रही हैं, लेकिन आप हमेशा हमसे कहते रहे हैं कि इस बार हम अगर आए तो खंडपीठ बनेगी, हम अगर आए तो यहाँ पर बैराज बनेगा, हम अगर आए तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या हाल हुआ, वो तो आप सबने देख लिया। मज़े की तो बात ये है कि कहीं से भी किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं हुई। कहते हैं कि अगर शायद दिल इस तरह से टूट रहे हैं या हम मान चुके हैं कि इस शहर में कुछ नहीं होगा, इसीलिए कहीं कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन मैं अपनी आशा नहीं छोड़ता, इसलिए नहीं छोड़ता कि जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें भीष्म थे और अर्जुन थे, तो हमारे साथ भीष्म के रूप में हरदत्त शर्मा जी हैं, अरविंद मिश्रा जी हैं, तो अर्जुन के रूप में अनिल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़े लोगों की, भीष्म की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में हमारे को उम्मीद है, इस ताज न्यूज़ को उम्मीद है, इस मंथन को उम्मीद है कि ज़रूर ऐसे तीर ये छोड़े जाएँगे। आखिरकार सत्य ही जीतेगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है जैसे 70 सालों से हो रहा है, लेकिन पराजित नहीं होगा। ध्यान रहे, चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन हम इस मंच को चुनाव या धमकी के लिए नहीं देना चाहते। हम तो अनुरोध करना चाहते हैं, प्यार के शहर के रहने वाले हैं, सुलहपुर नगरी के वासी हैं। बस आपको याद दिलाना चाहते हैं, आप ही तो बने हैं, आपके दस्तखत से ही तो ये सब आएगा। किसी के लिए नहीं चाहिए, लोगों को रोज़गार मिले, समाज में पैसा आए, सम्मान आए, हमारे बच्चे बाहर ना जाएँ। कुछ तो सोचिए, दीवानी में जाकर वो रेहड़ी वाला, खोमचे वाला, छोटा मुंशी, छोटा वकील, सारी चीज़, इनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। कहीं न कहीं पीढ़ियाँ इनको आपको याद करेंगी, धन्यवाद देंगी। अगर आज बात होती है 1981 में तत्कालीन एमपी निहाल सिंह साहब ने अगर मुलाकात कराई थी, तो आज भी हम लोग करीब 40 साल बाद उस बात को याद कर रहे हैं, बड़े गर्व से याद कर रहे हैं। तो आप भी कोई ऐसा काम कर जाइए, समय रहते कुछ ऐसी नज़ीर बना जाइए कि आगरा में खंडपीठ बने, क्योंकि हम तो आज भी यही कहते हैं कि आगरा की खंडपीठ अभी नहीं तो कभी नहीं। अरविंद भाई साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अनिल तिवारी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हरिदत्त शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत